ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, माइंडसेट मास्टरी, सोच से समृद्धि की ओर। और इसके लिए हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उस पर आधारित कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। इनको शॉन रास्मुसन ने आज के हिसाब से अपडेट भी किया है। तो आज का हमारा मिशन आप कह सकते हैं ये समझना है कि कैसे पेशेंस, डिसिप्लिन और सबसे ज़रूरी सही माइंडसेट, कैसे ये चीज़ें असल दौलत बनाने में मदद करती हैं। और दौलत मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब जीवन में वो एक संतुलन, एक स्थायी प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, भावनाओं का संतुलन भी। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हिल ने ये बातें लिखी कब? 1930 में। ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। हाँ सोचिए, कितनी मुश्किलों का समय था वो। और फिर उनके सिद्धांत आज भी मतलब उतनी ही रिलेवेंट लिखते हैं। रास्मुसन ने भी अपनी कहानी बताई है कि कैसे 2000s में इन्हीं सिद्धांतों ने उनकी मदद की। सही बात है, लगता है ये बातें टाइमलेस हैं। और इन सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल विचार से। विचार वास्तव में वस्तुएं हैं। थॉट्स आर थिंग्स। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक तरह की मानसिक सच्चाई है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे डोमिनेंट विचारों को, मतलब जो सोच हावी रहती है, उसे हकीकत बनाने में लगा रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, वो भेद नहीं करता। इसीलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक तीव्र, एकदम निश्चित इच्छा, अ बर्निंग डेफिनेट डिजायर। जैसे वो एडविन सी बार्न्स का किस्सा है ना। हाँ, एडिसन वाला। हाँ, वो महान थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो उनके साथ काम करना चाहते थे। एक बिजनेस एसोसिएट बनना था उन्हें। अच्छा, ये फर्क है, सिर्फ नौकरी नहीं, पार्टनरशिप। एग्जैक्टली, बराबरी की इच्छा। इसमें बहुत बड़ा एक न्यूआंस है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो इसी इच्छा शक्ति, पावर ऑफ डिजायर को थोड़ा और खोलते हैं। कहते हैं ना कि हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। बार्न्स का ही उदाहरण लें, ना पैसा था, ना कोई जान पहचान एडिसन से। ज्यादातर लोग तो मतलब वहीं हार मान लेते। बिल्कुल, लेकिन वो क्या किए, मालगाड़ी के डिब्बे में छुपकर ऑरेंज न्यू जर्सी पहुंच गए। सच में? हाँ, और उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। वो सीधे एडिसन के ऑफिस गए और क्या कहा कि वो उनके बिजनेस एसोसिएट बनने आए हैं। उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी, इतनी निश्चित थी, डेफिनेट थी कि एडिसन ने उनमें कुछ खास देखा। कमाल है, बावजूद इसके कि वो शायद दिखने में उस वक्त अच्छे हाल में नहीं थे। हाँ बिल्कुल, पर वो कन्विक्शन थी। मतलब सिर्फ चाहना काफी नहीं है, उस चाहत में एक निश्चितता होनी चाहिए। वो जो अस्पष्ट इच्छाएं होती है ना, वेग विशिंग, काश मैं अमीर होता, इससे बात नहीं बनती। एग्जैक्टली। दौलत कमाने की शुरुआत भी एक मेंटल स्टेट से होती है, एक डेफिनेट पर्पस से। बार्न्स ने भी तो शुरुआत में एडिसन के ऑफिस में बहुत मामूली काम किया, शायद फर्श साफ करने का। हाँ, लेकिन दिमाग में लक्ष्य साफ था। बिल्कुल, मंजिल साफ थी, एडिसन का पार्टनर बनना। और जैसे ही मौका मिला, एडिसन की वो नई मशीन एडिफोन, उसको बेचने में कामयाब हुए और पार्टनर बन गए। वाह, तो वो पहली नौकरी सिर्फ एक पड़ाव थी, मंजिल नहीं। और इस इच्छा के साथ एक और चीज जुड़ती है जो बहुत जरूरी है, परसिस्टेंस, दृढ़ता। हाँ, मुझे वो आर्यू डार्बी की कहानी याद आ रही है। हाँ। सोने की खदान वाली। हाँ, वो तो क्लासिक है। खुदाई करते करते सिर्फ 3 फीट पहले रुक गए। सोचकर भी अजीब लगता है। हाँ, और फिर उन्होंने मशीनें बेच दी। जिसने खरीदी उसने एक इंजीनियर से सलाह ली। हाँ। और इंजीनियर ने कहा कि सोने की नस तो बस 3 फीट दूर है। और सच में लाखों डॉलर का सोना निकला। ओह, डार्बी ने तो बहुत बड़ा सबक सीखा होगा इससे। बिल्कुल, सबक ये कि हार अक्सर टेम्पररी होती है और कई बार जीत बिल्कुल करीब होती है जब हम हार मानने वाले होते हैं। कहते उन्होंने बाद में इसी सबक से बीमा बेचने में लाखों कमाए, क्योंकि अब वो जानते थे कि ना सुनने के बाद भी टिके रहना है। सही बात है। तो इच्छा को फ्यूल चाहिए परसिस्टेंस का, और परसिस्टेंस को फ्यूल मिलता है इमेजिनेशन से, कल्पना से। अच्छा, कैसे? देखिए, राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा जब कोई सोच भी नहीं सकता था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने आजाद अमेरिका की कल्पना की। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद मुक्त दक्षिण अफ्रीका का सपना देखा। ये सब बड़े सपने देखने वाले थे, ड्रीमर्स थे। हाँ, हिल कहते हैं, अगर आप अपनी कल्पना में दौलत नहीं देख सकते तो बैंक अकाउंट में कैसे दिखेगी? हर महान उपलब्धि पहले एक विचार होती है,
एक कल्पना। तो एक तीव्र निश्चित इच्छा, फिर उसे सच मानने की कल्पना, और फिर दृढ़ता से लगे रहना। इसके बाद अगला कदम क्या है? दस्तावेज में फेथ की बात है, विश्वास की। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन हिल के कॉन्टेक्स्ट में फेथ का मतलब है एक गहरी मानसिक अवस्था, एक अटूट यकीन कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। ये कोई अंधी आस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसे डेवलप किया जा सकता है। डेवलप किया जा सकता है, कैसे? हिल इसे विचारों को जीवन देने वाला इटर्नल एलिक्सर कहते हैं, चमत्कारों का आधार और असफलता का एकमात्र ज्ञात तोड़, एंटीडोट। बेसिकली ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने के लिए प्रोग्राम करता है। और इसे डेवलप करने का तरीका बताया है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन ये कैसे काम करता है? मतलब क्या सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराते रहने से? सिर्फ दोहराने से नहीं, बात है भावना और विश्वास की। आत्म सुझाव का मतलब है अपने लक्ष्य को बार बार पूरी फीलिंग और कन्विक्शन के साथ दोहराना, ताकि ये विचार आपके कॉन्शियस माइंड से गुजरकर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं। अच्छा, वो गहरा मन जो हमारी आदतें कंट्रोल करता है। हाँ, वही। और हमारा अवचेतन मन पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं करता। वो उस भावना और विश्वास पर काम करता है जिसके साथ विचार दिया जाता है। ओह, तो मतलब भावना और विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है। वो एमएल को एक फॉर्मूला था ना, डे बाय डे इन एवरीवेयर आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हाँ, वो शायद तभी काम करता है जब उसे महसूस किया जाए, सिर्फ रटा ना जाए। बिल्कुल। दस्तावेज में वो जोसेफ ग्रांट का उदाहरण है, जिनकी मौत बैंक का पैसा डूबने के डर से हो गई थी। हाँ, वो तो भयानक है। हाँ, वो नेगेटिव ऑटो सजेशन का एक चरम उदाहरण है। हिल ने उसे मेंटल सुसाइड कहा। तो ये बिजली की तरह है, बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और जब हम विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं, तो हिल का मानना था कि हम एक तरह से इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब ब्रह्मांडीय ज्ञान। हाँ, एक विशाल ज्ञान और शक्ति का स्रोत जिससे हम जुड़कर आइडियाज और प्रेरणा पा सकते हैं। जब विश्वास होता है तो हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हम वो चीज पा चुके हैं जो हमें चाहिए, और फिर अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के प्रैक्टिकल तरीके ढूंढने लगता है। इसी से जुड़ा हुआ हिल का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला भी है शायद। हाँ, बिल्कुल, जिसमें रोजाना अपने लक्ष्य को दोहराना, एक्शन लेने का वादा करना और 30 मिनट उस व्यक्ति की मेंटल पिक्चर बनाना जो आप बनना चाहते हैं। हाँ, ये सब तरीके फेथ को मजबूत करने के, उसे गहरा करने के तरीके हैं। ये एक तरह की मानसिक कंडीशनिंग है। तो हमने देखा, एक मजबूत इच्छा, डेफिनेट डिजायर, और उस पर अटूट विश्वास, फेथ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इतना काफी है? मैंने देखा लोग शुरू तो बड़े जोश में करते हैं, पर पहली मुश्किल आई नहीं कि हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, यहीं पर तीसरी कड़ी आती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल कहते हैं ये चरित्र के लिए वैसे ही है जैसे स्टील के लिए कार्बन। इसके बिना बड़ी सफलता लगभग नामुमकिन है। सबकी कहानियों में परसिस्टेंस एक कॉमन फैक्टर है। हाँ, और डार्बी ने भी तो अपनी 3 फीट सोने वाली गलती से यही सीखा था। लेकिन ये दृढ़ता आती कहाँ से है? क्यों कुछ लोग टिके रहते हैं और कुछ बिखर जाते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है इच्छा की शक्ति। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। जिनकी इच्छा तीव्र होती है, बर्निंग डिजायर होती है, उनका टिके रहना आसान होता है। और परसिस्टेंस से धीरे धीरे धन चेतना, मनी कॉन्शियसनेस बनती है। अच्छा, जो गरीबी चेतना पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का मुकाबला करती है? बिल्कुल, गरीबी चेतना तो बड़ी आसानी से अपने आप बन जाती है अगर मन खाली हो या नेगेटिव विचारों से भरा हो। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो इसे डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? दस्तावेज में 8 कारक बताए हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें क्या हैं? हाँ, उन 8 में से कुछ बहुत क्रूशल हैं। पहला, एक मजबूत निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट पर्पस, पता होना चाहिए क्या चाहिए। दूसरा, उसे पाने की गहरी इच्छा, बर्निंग डिजायर। तीसरा, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, ये यकीन कि आप कर सकते हैं। और चौथा, ठोस योजनाएं, डेफिनेट प्लान्स, हवा में तीर नहीं चलाना है, लगातार एक्शन लेते रहना जरूरी है। ये चीजें आत्मविश्वास देती हैं टिके रहने का। दस्तावेज में 4 सरल कदम भी दिए हैं दृढ़ता डेवलप करने के। पहला, वही निश्चित उद्देश्य और तीव्र इच्छा। दूसरा, लगातार एक्शन वाली योजना। तीसरा, ये दिलचस्प है, सभी नकारात्मक प्रभावों, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के खिलाफ मन को कसकर बंद रखना, चाहे वो दोस्तों या रिश्तेदारों से ही क्यों ना है।
हाँ, ये होता है अक्सर। हमारे करीबी ही अनजाने में हमें डिस्करेज कर देते हैं। बिल्कुल सच है। और चौथा कदम है एक या अधिक ऐसे लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण गठबंधन बनाना, फ्रेंडली अलायंस, जो आपको एनकरेज करें, आपका साथ दें। अकेले लड़ना मुश्किल है। हाँ, वो W.C. फील्ड्स, मैरी ड्रेसलर जैसे कलाकारों ने भी तो मुश्किल दौर से डिप्रेशन के समय इसी परसिस्टेंस के बल पर वापसी की थी। ये मित्रपूर्ण गठबंधन वाली बात, ये मुझे नेपोलियन हिल के एक और पावरफुल सिद्धांत की याद दिला रही है, मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड। ये क्या है? क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग है या टीम वर्क? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों के ज्ञान और प्रयास का समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए सद्भाव, हार्मनी की भावना से काम कर रहे हों। अच्छा, एंड्रू कार्नेगी ने कहा था ना कि उनकी सफलता का राज करीब 50 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, ये उनकी दिमागी शक्तियों को एक दिशा में सद्भाव में लगाना है। तो इसके क्या पहलू हैं? ये काम कैसे करता है असल में? इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला तो इकोनॉमिक है, मतलब ज्ञान, अनुभव, योजनाओं का तालमेल, जिससे बेहतर नतीजे मिलते हैं, जाहिर है। दूसरा ज्यादा सूक्ष्म है, मानसिक या आध्यात्मिक, साइकिक पहलू। हिल का मानना था कि जब दो दिमाग पूरी तरह हार्मनी में मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति बनती है, इनविजिबल फोर्स। एक तीसरा मन। तीसरा मन। हाँ, जैसे बैटरी का समूह होता है ना, अकेली बैटरी से कहीं ज्यादा ऊर्जा। अच्छा, जैसे वो हेनरी फोर्ड का उदाहरण है, एडिसन, फायरस्टोन, बरोस, बर्बैंक जैसे महान दिमागों से उनका जुड़ना। हाँ, इससे फोर्ड को सिर्फ उनका ज्ञान नहीं मिला होगा, बल्कि एक अलग तरह की मानसिक और आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिली होगी। बिल्कुल। ये दिमागी शक्तियों का सिनर्जी है। आप दूसरों के अनुभव, ज्ञान और उनकी ऊर्जा से खुद को एम्पावर करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि ग्रुप में सब आपकी ही फील्ड के हों। अलग अलग फील्ड के लोग मिलकर ज्यादा इनोवेटिव सोच ला सकते हैं। दस्तावेज में महात्मा गांधी का उदाहरण भी दिया है, वो तो अद्भुत है। हाँ, बहुत पावरफुल। कैसे उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक निश्चित उद्देश्य, आजादी के लिए सद्भाव में मेंटली और फिजिकली कोऑर्डिनेट करके अविश्वसनीय शक्ति हासिल की। हाँ, ये दिखाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत कितना यूनिवर्सल है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। और शायद ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधे जुड़ने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। जब लोग एक साझा लक्ष्य के लिए सच्ची एकता और सद्भाव से काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। तो हमने इच्छा, विश्वास, दृढ़ता और मास्टरमाइंड की बात की। ये सब सफलता के रास्ते की सीढ़ियां हैं, लेकिन इस रास्ते में रुकावटें भी तो होंगी। दस्तावेज कुछ दुश्मनों का जिक्र करता है। हाँ, बिल्कुल। हिल ने सफलता के रास्ते में 3 बड़े दुश्मनों की पहचान की है: अनिश्चितता, इंडिसिजन, संदेह, डाउट, और डर, फियर। इंडिसिजन, डाउट और फियर। हाँ, और ये तीनों जुड़े हुए हैं। अनिश्चितता से संदेह पैदा होता है, और जब संदेह और अनिश्चितता मिल जाते हैं तो वो डर बन जाते हैं, और डर शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। और हिल ने 6 मूल भयों की पहचान की। 6 बेसिक फियर्स। हाँ। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनमें से कुछ तो बहुत ही आम लगते हैं, मतलब लगभग हर किसी को महसूस होते होंगे कभी ना कभी। बिल्कुल। और हिल मानते थे कि गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, सबसे विनाशकारी है, सबसे डिस्ट्रक्टिव। ये आपके तर्क को, आपकी रीजन को पंगु बना देता है, कल्पना को मारता है, आत्मविश्वास खत्म कर देता है, पहल करने से रोकता है। और आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे वाला डर। हाँ, वो भी बहुत खतरनाक है। वो हमारी इनिशिएटिव को खत्म करता है, हमें अपनी असल क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा देते हैं कि कहीं कोई मजाक ना उड़ाए या आलोचना ना करें। तो ये डर असल में है क्या? क्या ये बाहरी चीजें हैं या हमारे अंदर ही हैं? हिल के अनुसार ये डर मूल रूप से मन की अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ माइंड। अच्छा। इसका मतलब यह है कि इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और चिंता, वरी, वो भी तो एक तरह का डर है। हाँ, चिंता एक तरह का डर ही है जो अनिश्चितता के कारण लगातार बना रहता है और धीरे धीरे हमारे मन को खोखला कर देता है। तो इन सब डर और अनिश्चितता का इलाज क्या है? कैसे इनसे पार पाया जाए? एक शब्द में कहें तो निर्णय। डिसीजन। निर्णय। हाँ, तुरंत और दृढ़ निर्णय, प्रॉम्प्ट एंड फर्म डिसीजन। हिल ने वो कैदी का उदाहरण दिया जिसे मौत की सजा मिली थी। जब तक फैसला अनिश्चित था वो बहुत परेशान था,
लेकिन जैसे ही फैसला सुना दिया गया, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे शांति मिल गई। ये तो बड़ा अजीब लगता है, मौत की सजा एक्सेप्ट करके शांति। हाँ, क्योंकि अनिश्चितता खत्म हो गई, सस्पेंस खत्म हो गया। हिल का पॉइंट ये है कि हमें अपने हर डर का सामना करने और उसे खत्म करने के लिए एक निश्चित निर्णय लेना होगा। जैसे मृत्यु को स्वीकार करें कि ये होनी ही है, संपत्ति की चिंता करने के बजाय उसका प्रबंधन करने का फैसला करें। आलोचना को नजरअंदाज करने का निर्णय लें, खासकर उन लोगों की जो खुद सफल नहीं है। सही। बुढ़ापे को ज्ञान और अनुभव का आशीर्वाद माने। बीमारी के लक्षणों पर फोकस करने के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान देने का फैसला करें और जरूरत पड़ने पर प्यार के बिना जीने का भी फैसला करें। ये निर्णय हमें डर के चंगुल से आजाद करते हैं। और एक 7वां खतरा भी बताया गया है, नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता, ससेप्टेबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। हाँ, मतलब दूसरों की नेगेटिविटी का हम पर असर होना। इससे कैसे बचें? अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का इस्तेमाल करके अपने मन के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनानी होगी। अक्सर ये नेगेटिव प्रभाव हमारे करीबी लोगों से ही आते हैं। वो शायद हमारी भलाई चाहते हैं, पर अनजाने में हमें हतोत्साहित कर देते हैं। हाँ, ये होता है। हिल सुझाव देते हैं कि हम खुद का विश्लेषण करें, सेल्फ एनालिसिस, और पहचानें कि क्या हम नेगेटिव सुझावों के प्रति संवेदनशील हैं। इसके लिए दस्तावेज में एक क्वेश्चनेयर भी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि कैसे एक निश्चित इच्छा, डेफिनेट डिजायर, हाँ, जिसे अटूट विश्वास, फेथ का सहारा हो, जिसे आत्म सुझाव से मजबूत किया गया हो, बिल्कुल, फिर उस पर टिके रहने की दृढ़ता, परसिस्टेंस, साथ में मास्टरमाइंड का सहयोग, और आखिर में डर और अनिश्चितता पर निर्णय से विजय पाना। हाँ, ये सब मिलकर वो माइंडसेट बनाते हैं जो हमें दौलत और सफलता की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल। ये सारे सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं है। ये जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट जैसा है। याद रखें, विचार वास्तव में वस्तुएं हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी हकीकत तय करता है। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम यहाँ नियमित रूप से ऐसी ही आध्यात्मिक और विचारोत्तेजक सामग्री लाते रहते हैं। और हाँ, अगर कोई अपने जीवन में मन, पैसा और समय को बेहतर तरीके से संतुलित करना सीखना चाहता है, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स लाइफ मास्टरी ब्लूप्रिंट, मैनेज योर माइंड, मनी एंड टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। बेहतरीन। तो ये सारे सिद्धांत वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, चलते चलते। अगर हमारा अवचेतन मन नकारात्मक विचारों को भी उतनी ही शक्ति से सच बना सकता है जितनी सकारात्मक विचारों को, तो जरा सोचिए, हम अनजाने में अपनी कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी गलत दिशा में लगा रहे होंगे। अपने मन के इस बगीचे की देखभाल करना कितना जरूरी है, ताकि उसमें डर और शक के खरपतवार ना उगें, बल्कि सफलता और समृद्धि के फूल खिलें। क्या कहते हैं? बहुत खूब, बहुत गहरी बात है ये। इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।